इज वेरी ओल्ड नाउ और ये कंपनीज काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ 5-10% के करीब होता है। कभी कभी आप प्राइस बढ़ा सकते हो तो थोड़ा प्राइस बढ़ा लेते हो तो आपका 15% हो जाता है। पर इन कंपनीज को आप 60-70 टाइम्स अर्निंग्स दोगे अगर, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में उतना कोई फायदा नहीं है इसका। ये डिफेंसिव से ऑफेंसिव बन जाती है। आप गलत प्राइस पे खरीदोगे किसी भी कंपनी को तो आई थिंक आपका लॉन्ग टर्म कोई मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। डिफेंसिव ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिसमें आई थिंक स्टेबिलिटी हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो वो ऐसी कंपनीज बहुत कम है, लेकिन हैं दूसरे सेक्टर्स में हैं, इंक्लूडिंग इन डिफेंस, जो जहाँ पे कुछ कंपनीज अभी भी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि पुरानी जो हम लोग डिफेंसिव एफएमसीजी कंपनीज कहते थे, आई थिंक वो ज़्यादा देर डिफेंसिव नहीं रहेंगी क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू देयर अर्निंग्स। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाएं तो अगर आप कारगिल में देखें या फिर कुछ और टाइम्स में देखें, 2016 में भी कुछ हुआ था, उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो उस वॉर के बाद और वॉर के दौरान भी जो कारगिल में हुआ था, मार्केट्स काफी इंक्रीज हो गई थी। तो उस टाइम पे डिफेंसेस में रहना भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारी कंपनीज ने अच्छा मतलब रिजल्ट, सॉरी, स्टॉक प्राइस में काफी बढ़ावा है उस टाइम पे। तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक शुड डिफेंसिव्स का डेफिनेशन बदल गया है और आप ज्यादा ओवर पे ना करें क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी डिफेंसिव है, तो आपको फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी दीपक जी का आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि अभी आपको सही समय लग रहा है बाजार में पैसे लगाने को, अपॉर्चुनिटी, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं बाजार को लेकर। तो कौन से सेक्टर वो होंगे जहां पे आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे? कोई ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक बात? अभी तो आई थिंक हमारे जो पीएमएस में जो सेक्टर्स हैं हमने उसी सेक्टर्स में ज़्यादा कंटिन्यू किया है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमने कहा डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फॉर रेलवेज, और कुछ और है जहाँ पे हमें लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक डोमेस्टिक कंजम्पशन भी थोड़ा सा रिवाइव होगा। इस साल अप्रैल ऑनवर्ड्स जो टैक्स कट हुआ था वो लागू है और शायद लोगों को अपने अप्रैल के सैलरीज में थोड़ा सा टैक्स कम नजर आया होगा। तो शायद कंजम्पशन भी थोड़ा सा इस साल में टूरिज्म और कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर होगी। लेकिन ये जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़ा सा अगर सॉल्व हो जाए उसके बाद, और मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो डिजिटल फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, उनमें भी बहुत स्कोप है कि जैसे जैसे आप आगे जाते देखते हैं लोग अपने सेविंग्स को फाइनेंशियल एसेट्स में, या चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर टू रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज भी हमारे आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए अच्छी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं यही कहता था 6 महीने पहले और अभी भी यही कह रहा हूँ। तो इस करंट न्यूज़ की वजह से कोई मेरे माइंड में बदलाव नहीं आया है। अच्छी अच्छी बात है। जो व्यू है वो आपने स्टेबल रखा है, उसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच दीपक जी। मुझे पता है आपको एक मीटिंग में जाना है, थोड़ा आपको हमने होल्ड करके रखा, सॉरी उसके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये बात हुई दीपक शिनॉय से। अब लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं जो पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने दिखाया, और जो एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत ने जो करके दिखाया है उसमें क्या काम हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बस कल रातों रात ये कुछ हो गया, इसके ऊपर पिछले 11 साल से जो काम किया जा रहा है, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, उसका एक इम्पैक्ट है। और थोड़ी लक्ष्मण जी ने इस पर रिसर्च किए। लक्ष्मण जी बताइए ज़रा क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, दरअसल जो बार बार हम लोग खबरें ये चलाया करते